हाय फ्रेंड्स, आज हम बिहेवियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे अधिगम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले देखेंगे अधिगम क्या होता है। अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अभ्यास तथा अनुभव के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार या फिर व्यवहार की क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। तो वह हमारे अधिगम या फिर लर्निंग कहलाता है। तो लर्निंग या अधिगम वह क्या है? ये वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अभ्यास तथा अनुभव के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार या फिर व्यवहार की क्षमता में अपेक्षाकृत कैसा स्थायी परिवर्तन आता है। इसमें कीवर्ड है स्थायी परिवर्तन। अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषाओं के बारे में। तो कॉल्विन साहब इसकी परिभाषा क्या बताते हैं कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। क्या? पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। स्किनर साहब गए तो स्किनर साहब ने क्या कहा था इस अधिगम के बारे में? तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। कि व्यवहार में क्या होता है? उत्तरोत्तर अनुकूल की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं? अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है उसे अधिगम कहते हैं। अब हम बात करेंगे अधिगम की विशेषताएं। दोनों की दोनों परिभाषा आपने देख लिया अधिगम की। एक तो हमारी किसकी थी? एक तो हमारी किसकी थी? कॉल्विन की। दूसरी परिभाषा हमारी किसकी है? स्किनर थी। स्किनर के बारे में हम जो उन्होंने प्रयोग किया था उसके बारे में भी आगे देखेंगे। अब हम अधिगम की विशेषताओं के बारे में देखिए। अधिगम की पहली विशेषता आती है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम मतलब लर्निंग के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि उसने कोई नई चीज सीख ली है और सीखने के बाद क्या है? उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। दूसरा सापेक्षिक स्थायित्व। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? अपेक्षाकृत स्थायी होता है। बाह्य या फिर हमारे आंतरिक परिवर्तन की बात करें तो व्यवहार में ये जो परिवर्तन हुआ है ये हमारे बाह्य क्रिया या फिर आंतरिक जो हमारे सोच या ज्ञान दोनों प्रकार का हो सकता है। तो ये परिवर्तन हुआ है ये तो बाह्य रूप से हो सकता है कि व्यक्ति कैसे कर रहा है, या फिर हमारा आंतरिक हो सकता है मतलब व्यक्ति किस प्रकार का सोचता है या फिर उसके अंदर किस प्रकार का ज्ञान आया है। तो दोनों प्रकार का हो सकता है। बात करें अगली विशेषता की तो अधिगम के अंदर क्या होता है? अनुभव शामिल होता है। अधिगम में सदैव किसी न किसी प्रकार का अनुभव शामिल किया जाता है। फिर अधिगम की बात करें तो ये सृजनात्मक होता है। मतलब अधिगम सृजनात्मक होता है। व्यक्ति क्या है? कुछ न कुछ नया ही सीखता है अधिगम के माध्यम से। अर्थात ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण होता है किसमें? अधिगम में। अब हम देखेंगे अधिगम के प्रकार या प्रतिमान मॉडल्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात करें। पहला अधिगम का प्रकार आता है हमारा अनुबंधन अधिगम मतलब कंडीशनिंग लर्निंग। इसका पहला प्रकार आता है हमारा कौन सा है? इसका भाग देख रहे हैं हम धीरे धीरे एक एक करके। पहला आता है प्राचीन अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसके प्रतिपादक थे हमारे कुत्ते पर जिन्होंने प्रयोग किया था इवान पावलोव। आप इसे याद रखेंगे। इवान पावलोव ने क्या किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था जो हमारा प्राचीन अनुबंधन का प्रकार था। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रयोग क्या था ये बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया? एक कुत्ता लिया और साथ में क्या किया? इसके मुंह में जो हमारा चित्र है इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप उसको ठीक से समझ पाए। इसमें हमने क्या उन्होंने पावलोव ने साहब ने क्या किया कि हमारे कुत्ता लिया और कुत्ते की जो लार ग्रंथि थी इसको क्या एक ट्यूब के माध्यम से बांध दिया चेक करने के लिए कि कुत्ते के मुंह में लार आती है या नहीं। फिर साथ में क्या किया? एक घंटी बजाई। क्या? एक घंटी ली। क्या? घंटी ली। यहाँ पे टन से घंटी बजाई। घंटी बजाने का एक नियम होता था कि जैसे ही घंटी बजाई जाती थी, ठीक है? तो कुत्ते के सामने यहाँ से ये भोजन आता था और इसकी जो कटोरी है, इसमें गिर जाता था। क्या होता था? घंटी बजती थी, घंटी बजने के बाद क्या कुत्ते के जो कटोरा था, कटोरे के अंदर भोजन आ जाता था। तो कुत्ते ने क्या धीरे-धीरे करके इस चीज़ को सीख लिया कि घंटी का संबंध किससे? हमारे खाने से। तो एक बार क्या होता है कि घंटी बजाई, लेकिन खाना नहीं आया। लेकिन जैसे घंटी बजाई तो कुत्ते के मुँह में लार आनी शुरू हो जाती है। क्या? कुत्ते के मुँह में लार आनी शुरू हो जाती है। अर्थात उसे लगता है कि अब थोड़ी-सी देर में भोजन आएगा। तो कुत्ते ने क्या इस चीज़ को सीख लिया है कि घंटी का संबंध किससे है? भोजन से। तो ये हमारा पावलोव साहब का प्रयोग था। ये बात करें इसका मूल विचार क्या था? इसका मूल विचार था कि 2 उद्दीपक के बीच साहचर्य स्थापित करना। 2 उद्दीपकों के बीच में साहचर्य स्थापित करना। पहला उद्दीपक मतलब अनुबंधित उद्दीपक था। दूसरा उद्दीपक मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक के आने की सूचना देने वाला बन जाता है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है? एक अनुबंधित अनुक्रिया होती है। तो पहला उद्दीपक जैसे घंटी बजाई, दूसरा उद्दीपक मतलब लार आना। तो इन दोनों के बीच में क्या है? एक संबंध बन गया है। उदाहरण के लिए दिखाया जैसे क्या कि हमारी घंटी जो अनुबंधित उद्दीपक था, जो अनुबंधित उद्दीपक क्या था? हमारा घंटी। इसके बजाने के बाद भी कुत्ते के द्वारा लार का स्त्रावन करना क्या कहलाता है? अनुबंधित अनुक्रिया। भले ही भोजन दिया जाए या ना दिया जाए। लास्ट में क्या था? जब भोजन नहीं दिया तब इसके लार आनी शुरू हो जाती है। तो दोनों के दोनों जो
उद्दीपक है, इनके बीच में क्या साहचर्य संबंध स्थापित हो जाता है, मतलब कुत्ते ने इस चीज को सीख लिया। फिर आता है क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन की बात करें, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, मूल विचार क्या है इस अनुबंधन का? तो व्यवहार के परिणाम का क्या व्यवहार के परिणाम उस व्यवहार के भविष्य में होने की संभावना को प्रभावित करते हैं। व्यवहार का क्या परिणाम है, ये परिणाम क्या करता है, उस व्यवहार के भविष्य में होने की संभावना को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक परिणाम मतलब जैसे पुरस्कार मिला आपको किसी काम के लिए, सकारात्मक परिणाम आए की ओर ले जाने वाले व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना ज्यादा होती है। मतलब जिस व्यवहार के बाद आपको पुरस्कार मिलता है, सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, तो बस चांस ये है ऐसे व्यवहार बार बार दोहराए जाएंगे। नकारात्मक परिणाम मतलब जिस कार्य की वजह से किसी को सजा मिली है, तो ऐसे की सजा की ओर ले जाने वाले व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना कम होती है। ये हमारे क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है। इसका मूल तत्व या मुख्य तत्व की बात करें तो क्रिया प्रसूत मतलब ऑपरेंट क्या होता है, एक स्वैच्छिक व्यवहार जो पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। भाई किसी व्यक्ति ने एक स्वैच्छिक व्यवहार किया और उस व्यवहार की वजह से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हमारा क्रिया प्रसूत कहलाता है। परिणाम की बात करें तो हमारे क्या होता है, या तो पुनर्बलन हो सकता है, तो ये परिणाम जो व्यवहार की संभावना को बढ़ाता है, मतलब सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव क्या करता है कि व्यवहार की संभावना को बढ़ाता है, ये हमारे पुनर्बलन कहलाता है। कहते हैं मतलब रेनफोर्समेंट कहते हैं इसे। दूसरा होता है हमारा सजा। सजा की बात करें तो ये परिणाम वह यह परिणाम क्या करता है, जो व्यवहार की संभावना को कम करता है। मतलब सकारात्मक या नकारात्मक जो होते हैं ना, व्यवहार की संभावना को कम करता है। स्किनर ने क्या किया था, एक प्रयोग किया था चूहे पर। क्या किया, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। हम दिखाएंगे आपको चूहे पर क्या प्रयोग किया। तो चूहे को लीवर दबाने पर भोजन मिलता था। एक बॉक्स लिया, इसमें क्या किया, जो स्किनर था, चित्र में दिखा देते हैं। तो इस उन्होंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स के अंदर एक चूहा रखा। ये चूहा है, तो इस बॉक्स को क्या कहते हैं, स्किनर बॉक्स कहते हैं। अब इसमें क्या किया, एक लीवर है, ये छोटा सा आपने देख रहे हैं, जैसे ये लीवर लिखा हुआ अभी, ये छोटा सा ब्लू कलर का लीवर है। चूहा जब जाता है इस लीवर को जैसे दबाता है, इसमें से एक खाना निकलता है और इस बॉक्स में यहाँ आ जाता है। धीरे 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 करते करते चूहे को ये चीज समझ में आ जाती है कि मैं कहीं और दबाऊंगा, ठीक है, तो कहीं और दबाऊंगा तो खाना नहीं आएगा, लेकिन हमारे लीवर को दबाने से खाना आएगा। तो इस चित्र के माध्यम से स्किनर ने ये समझाने का प्रयास किया कि चूहा क्या करता है कि धीरे 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 करके क्या है, इस चीज को सीख लेता है, मतलब इसका अधिगम कर लेता है। तो स्किनर के प्रयोग के बारे में देख लेते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन की। स्किनर के तो उन्होंने क्या एक नई चीज सीखी। स्किनर के प्रयोग की बात करें जो उसने चूहे पर किया था, तो बी एफ स्किनर ने अपने प्रयोगों के माध्यम से एक विशेष चेंबर, जिसे आमतौर पर क्या बोलते हैं, स्किनर बॉक्स कहते हैं, उसका उपयोग किया। क्यों, क्योंकि उसका प्रयोग था तो बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रखा। प्रयोग क्या किया, चूहे को एक ऐसे बॉक्स में रखा गया जिसमें एक लीवर लगा हुआ था। फिर सकारात्मक पुनर्बलन की बात करें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, जब चूहा क्या लीवर को दबाता था, मतलब ऐसा व्यवहार करता था, तो उसे भोजन मिलता था, मतलब सकारात्मक परिणाम या पुनर्बलन मिलता है। अधिगम परिणाम की बात करें तो चूहे ने क्या किया, जल्द ही भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर दबाना सीख लिया था और व्यवहार की संभावना बढ़ गई थी। और उसका ऐसे व्यवहार के धीरे 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 करके उसने डायरेक्ट सीख लिया था कि इस लीवर को दबाएंगे तो खाना आ जाएगा। स्किनर ने इसी तरह नकारात्मक पुनर्बलन या सजा के माध्यम से व्यवहार को बदलने के सिद्धांतों का प्रदर्शन किया। तो इस चित्र में उन्होंने बताया कि ये हमारे कुछ बॉक्स पॉइंट्स थे, जैसे ये छोटे-छोटे 2 पॉइंट थे। यदि चूहा इनको टच करता था, तो हमारे नीचे जो हमारे ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है, इसमें करंट आना शुरू कर देता था। तो धीरे-धीरे चूहे ने समझ गया कि इन 2 लाइट्स है, इनको टच नहीं करना है। बात करें, एक बार वापस दिखा दें इस चित्र को, तो इसमें आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक 2 पुनर्वितरण की बात की कि ये ब्लू लाइन है, ये तो हमारा लीवर है, इसको दबाने से तो खाना आएगा। लेकिन ये जो 2 डॉट है, इनको यदि चूहा टच करता है, तो नीचे की ग्रिड है, इसमें करंट आना शुरू हो जाता है। तो चूहे ने सीख लिया, इन दोनों पॉइंट्स को टच नहीं करना, केवल लीवर को दबाना है। तो दोनों चीज़ें उसने सीख ली कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पुनर्वितरण के बारे में उन्होंने सीख लिया। अब बात करेंगे हम प्रेक्षणात्मक या फिर सामाजिक अधिगम की। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करें तो इसके प्रतिपादक थे हमारे अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने क्या बताया, तो इसका मूल विचार क्या है, व्यक्ति क्या केवल प्रत्यक्ष अनुभवों से नहीं बल्कि दूसरे के व्यवहारों का प्रेक्षण करके सीखता है। ये क्या कहते हैं, व्यक्ति केवल प्रत्यक्ष अनुभवों से नहीं सीखता बल्कि दूसरों के जो व्यवहार होते हैं उनका प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करने से सीखता है। इसे मॉडलिंग भी कहते हैं।
उदाहरण के लिए देखें जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके द्वारा माता-पिता की खाना खाने की जो अनुक्रिया होती है, उसका अनुकरण किया जाता है। माता-पिता जैसे खाना खाते हैं, बच्चे भी वैसा ही सीख जाते हैं। यह तब महत्वपूर्ण होता है जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि सामाजिक परिस्थितियों में कैसा व्यवहार किया जाए। जब उसे लास्ट में बताया जाता है कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो वह अपने इस व्यवहार को बदल लेता है। लेकिन शुरुआत में तो वह ऐसे ही सीखता मतलब दूसरों को करते हुए चीज़ें देखकर खुद भी सीख जाता है। फिर आता है हमारा संज्ञानात्मक अधिगम की बात करें, कॉग्निटिव लर्निंग की बात करें, तो यह अधिगम क्या करता है? उद्दीपक अनुक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय आंतरिक प्रक्रियाओं जैसे हमारे मानसिक चिंतन, समस्या समाधान इन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यह अधिगम क्या करता है? तो उद्दीपक अनुक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय क्या करता है? हमारे आंतरिक प्रक्रियाओं और मानसिक चिंतन या फिर समस्या समाधान इन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें क्या सीखने वाले के ज्ञान में परिवर्तन आता है। जो सीखने वाला होता है, तो सीखने वाले के ज्ञान में परिवर्तन आता है। अब इस प्रकार के अधिगम में एक आता है हमारा अंतर्दृष्टि अधिगम। क्या था? अंतर्दृष्टि अधिगम की बात करें, इसके प्रतिपादक थे हमारे कोहलर, जिन्होंने क्या किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोहलर का चिंपैंजी का प्रयोग की बात करें, तो इसमें क्या किया था? इसमें ज़ूम करके दिखा दूँ कोहलर का प्रयोग। तो उन्होंने क्या किया? एक कमरा लिया, कमरे में एक चिंपैंजी रख दिया। पास में क्या छोटे-छोटे बॉक्स भी डाल दिए और ऊपर क्या केले लटका दिए। केले लटका दिए, तो शुरुआत में चिंपैंजी उन केले को लेने की कोशिश करता है, लेकिन ले नहीं पाता। लास्ट में वो क्या समझ जाता है कि इन बॉक्सों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी और मैं आसानी से केलों को ले लूंगा। तो कोहलर का था ये प्रयोग, आप इसे याद रखेंगे। चिंपैंजी पर जो केलों का प्रयोग था वो हमारे कोहलर का था और ये अंतर्दृष्टि अधिगम कहलाता है, इंसाइट लर्निंग कहलाता है। और ये प्रतिपादक किसने किया था? वोल्फगैंग कोहलर ने। विशेषता की बात करें तो समस्या का समाधान अचानक खोज लिया जाता है और इसे सूझ अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो चिंपांजी था, चिंपांजी ने अचानक ही क्या है खोज लिया था समस्या का समाधान कैसे करना है। दूसरा आता है हमारा कौन सा? अव्यक्त अधिगम, जिसे लेटेंट लर्निंग कहते हैं। बात करें इसकी, इसके प्रतिपादक थे टोलमैन। इन्होंने प्रतिपादन किया था चूहे और भूल-भुलैया पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो आप देख सकते हैं चूहे और भूल-भुलैया का। तो इसमें क्या किया? एक भूल-भुलैया ली, अब उसमें क्या किया? एक तरफ से चूहों को यहाँ से छोड़ा और भूल-भुलैया के दूसरी तरफ क्या खाना रख दिया। अब चूहे क्या इधर से घुस के, इधर से घुस के, इधर से घुस के ऐसे घुस रहे हैं और लास्ट में क्या खाने तक पहुँचते हैं। तो बार-बार जब उनको छोड़ा जाता है इसके अंदर, तो हर बार जब खाने तक पहुँचने की जो उनकी समय है, समय हर बार क्या है कम होता जाएगा। तो विशेषता क्या होती है इससे? विशेषता ये है कि नया व्यवहार सीख लिया जाता है मतलब अधिगम होता है, किंतु उसे व्यक्त नहीं किया जाता है, जब तक कि उसे प्रबलन प्रदान नहीं किया जाए। मतलब चूहे हैं, एक बार यहाँ से स्टार्ट होने के बाद क्या है, फूड तक एक बार तो पहुँच जाएँगे, लेकिन वो जल्दी भूल जाएँगे उसका रास्ता। अगर चूहों को बार-बार इस भूल-भुलैया में छोड़ा जाए, तो वो चूहे क्या इस रास्ते को आसानी से याद कर लेंगे कि खाने तक कैसे पहुँचा जाए। तो वही है कि जब तक किंतु उसे व्यक्त नहीं किया जाता मतलब एक बार जब चीज़ें सीख ली जाती है मतलब अधिगम हो जाता है, अगर उसे प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता मतलब बार-बार नहीं प्रैक्टिस में लिया जाता, वो चीज़ें आसानी से भूली जा सकती है। अब अन्य प्रकार के अधिगमों की बात करें, तो एक होता है हमारा वाचिक अधिगम, वर्बल लर्निंग की बात करें, तो केवल मनुष्य तक ही सीमित है ये वाचिक अधिगम। क्यों? क्योंकि हम या हमारी भाषा समझ सकते हैं। तो शब्दों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना और एक शब्द का दूसरे शब्द से साक्ष्य स्थापित करना, मतलब कभी भी हम एक लाइन बोलते हैं, तो इसमें एक-एक शब्द का खास मतलब नहीं होता जब तक पूरी लाइन एक साथ ना बोली जाए। तो ये क्या वो होता है हमारे वाचिक अधिगम। दूसरा होता है हमारा संप्रत्यक्षण अधिगम की बात करें, कॉन्सेप्ट लर्निंग की, तो प्राणियों, घटनाओं और वस्तुओं आदि को उनके गुणों के आधार पर वर्गों में सुव्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट बनाते हैं, किसका कौन सा कॉन्सेप्ट है, जैसे पेड़ है, पेड़ के बारे में कॉन्सेप्ट आता है जैसे पत्तियां हैं, डालियां हैं, हरे रंग की पत्तियां होती है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हमारे ऑक्सीजन देते हैं। तो ऐसे करके पूरा कॉन्सेप्ट बनाया जाता है चीजों को याद करने के लिए। फिर आता है कौशल अधिगम, जैसे हमारा था स्किल लर्निंग, तो किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता हमारे कौशल अधिगम कहलाती है। और कौशल अधिगम कब होता है? जब आपका निरंतर अभ्यास हो। कौशल अधिगम निरंतर अभ्यास से ही संभव है। अगला होता है हमारा कौशल अधिगम के चरण। कौशल अधिगम के चरण की बात करें, पहले होता है हमारा संज्ञानात्मक, मतलब दिशा निर्देशों को समझा जाता है। फिर साहचर्यात्मक होता है, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया जोड़ा जाता है। तीसरा होता है हमारा स्वायत्त, मतलब कौशल पूर्ण होता है। तो 3 प्रक्रियाएँ होती हैं या 3 चरण होते हैं इसके। पहला चरण होता है संज्ञानात्मक, दूसरा साहचर्यात्मक, तीसरा होता है स्वायत्त। आप इसे याद रखें, कौशल अधिगम के 3 चरण हैं। संज्ञानात्मक मतलब दिशा निर्देश को समझना, दूसरा चरण की बात करें तो साहचर्यात्मक मतलब उद्दीपक अनुक्रिया जोड़ना, तीसरा स्वायत्त मतलब कौशल पूर्ण होना।
अब हम बात करेंगे अधिगम की जो शैलियाँ हैं, उनकी बात करें, स्टाइल्स की बात करें, तो कौन-कौन सी शैलियाँ होती हैं। तो अधिगम शैली वह विशिष्ट तरीका होता है, जिसमें प्रत्येक अधिगमकर्ता सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जो अधिगमकर्ता होते हैं, ये क्या करते हैं? सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, उसका उनका प्रक्रमण करता है और उसे याद करता है। तो ये हमारी शैलियाँ होती हैं। व्युत्पत्ति स्रोत की बात करें, तो प्रात्यक्षिक प्रकारता की बात करें, पहला आता है व्युत्पत्ति स्रोत की। तो प्रात्यक्षिक प्रकारता में क्या होता है? सूचना प्राप्ति के माध्यम की प्राथमिकता दी होती है। जैसे सूचना किस प्रकार से आ रही है? तो अधिगम के लिए मेन चीज़ होती है सूचनाएँ आना। तो पहला प्रात्यक्षिक मतलब परसेप्चुअल जो मॉडलिटी की बात करें, सूचना प्राप्ति के माध्यम की प्राथमिकता देखी जाती है कि वो फ़ोटो है, दृश्य है, सुनी हुई बात है, स्पर्श है, छू सकते हैं। तो हमें सूचना किस प्रकार से प्राप्त हो रही है, इस पर निर्भर करता है। दूसरा सूचना प्रसंस्करण मतलब सोचने और समस्या समाधान के तरीकों के बीच में भेद। क्या सोचने और समस्या समाधान के तरीकों के बीच में भेद। जैसे क्रमिक है या सह-कालिक है। क्रमिक का मतलब एक के बाद एक के बाद एक आ रही है चीजें, तो आसानी से सीखा जा सकता है। एक सह-कालिक का मतलब एक साथ सारी आ रही है। तो बात तो होती है कि रोजाना एक चैप्टर याद करेंगे तो पूरी किताब याद हो सकती है, और कहा जाए आपको एक ही दिन में सारी किताब याद करनी है तो आप नहीं आसानी से याद कर सके। तो सूचना प्रसंस्करण होता है कि मतलब किस प्रकार सूचनाएं आ रही है। प्रत्यक्ष प्रकारता में क्या होता है? सूचनाएं किस रूप में आ रही है। दूसरा सूचना प्रसंस्करण में सूचनाएं किस क्रम में आ रही है। तीसरा व्यक्तित्व प्रतिरूप मतलब सूचनाओं को देखने, व्यवस्थित और याद रखने का पसंदीदा, सुसंगत और विशिष्ट तरीका। हर किसी व्यक्ति का चीजों को याद करने का अलग-अलग तरीका है। फिर हम बात करेंगे हमारे एंडरसन की जो अधिगम शैलियाँ हैं, उनके बारे में। अधिगम की कौन-कौन सी शैलियाँ हैं एंडरसन के अनुसार। तो एंडरसन ने सूचना प्रक्रमण के आधार पे क्या? सूचना प्रक्रमण के आधार पे जो हमने देखा था, तो उसके आधार पे 2 विपरीत अधिगम शैलियाँ बताई थी। कौन-कौन सी? एक तो थी हमारी संबंधात्मक, एक होती थी विश्लेषणात्मक। संबंधात्मक तो समग्रता पर केंद्रित है, विश्लेषणात्मक हमारे क्रमिक भागों पे केंद्रित है। संबंधात्मक मतलब एक पूरी की पूरी, जैसे किसी की शादी करानी है, तो शादी कराने में क्या शुरू से लेके मतलब ये मान लो रिश्ता होने से लेके और शादी में बच्चे-वच्चे हो गए, वहाँ तक चलता रहता है, पूरी एक कहानी चलती है। देखो विश्लेषणात्मक पॉइंट्स देखे जाते हैं कि भैया कोई कैटरिंग का काम देख रहा है, कोई शादी के अंदर कोई डिज़ाइन देख रहा है, कोई डेकोरेशन देख रहा है, तो बहुत सारे कपड़ों का काम देख रहा है। तो हमारे विश्लेषणात्मक में छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। संबंधात्मक पूरी की पूरी एक साथ समग्र केंद्रित होती है, मतलब पूरी की पूरी चीज़ों पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो दोनों में अंतर देखते हैं। एक होती है हमारी संबंधात्मक अधिगम, एक होती है हमारी विश्लेषणात्मक अधिगम। अधिगम की विधि की बात करें, तो इसमें क्या होता है? एक संपूर्ण इकाई मतलब होल के रूप में प्रदर्शित सामग्री का अधिगम सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, मतलब पूरी की पूरी चीज़ों का अधिगम एक साथ कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक सूचनाएँ क्या? छोटी-छोटी इकाइयों या फिर टुकड़ों में बाँट करके पेश की जाती है। इसमें क्या होता है? सूचनाएँ छोटी-छोटी इकाइयों या फिर टुकड़ों में बाँट कर पेश की जाती है। तो क्या होता है? अधिक सुगमता से इसे सीखा जा सकता है। एक साथ लाएँगे तो ये काम नहीं हो सकता। चिंतन शैली की बात करें, तो ये क्या होता है? अंतर्ज्ञानात्मक चिंतन का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अंतर्ज्ञानात्मक चिंतन का उपयोग करते हैं। और विश्लेषणात्मक में क्या होता है? अनुक्रमिक और संरचित चिंतन का उपयोग किया जाता है। पसंदीदा सामग्री की बात करें, तो संबंधात्मक में क्या होता है? मानविकी और सामाजिक विषयों से संबंधित जुड़ी हुई जो हमारी अध्ययन सामग्री होती है, उनको देखा जाता है। पसंदीदा सामग्री कैसी थी? मानविकी और सामाजिक विषयों से जुड़ी हुई अध्ययन सामग्री। वैसे विश्लेषणात्मक की बात करें, एनालिटिकल की बात करें, तो इसमें अचेतन और अव्यक्तिक प्रकार की सामग्री शामिल की जाती है। जैसे हमारे विज्ञान जिसमें सूत्र याद किए जाते हैं, संख्याएँ याद की जाती है गणित के अंदर, तो ये चीज़ें हमारे विश्लेषणात्मक अधिगम होता है। फिर संबंधात्मक अधिगम की स्मृति की प्रकृति कैसी होती है? स्मृति की प्रकृति होती है मौखिक रूप से प्रस्तुत सूचनाओं के लिए ज़्यादा अच्छी स्मृति होती है, जबकि हमारे अमूर्त विचारों के लिए अधिक अच्छी स्मृति होती है एनालिटिकल के अंदर। जो हमारे अमूर्त विचार होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, इनके लिए अच्छी स्मृति होती है। शैक्षणिक कार्योन्मुखता की बात करें, तो शैक्षणिक क्षेत्रों में अधिक कार्योन्मुख नहीं होते हैं। क्या? पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, मतलब पढ़ने में अच्छी रुचि कम होती है। जबकि हमारे एनालिटिकल कैसे होते हैं? शैक्षणिक क्षेत्रों में अधिक कार्यान्मुख होते हैं। सामाजिक प्रभाव की बात करें, तो प्राधिकारियों के विश्वास से आसानी से प्रभावित होते हैं। जो हमारे संबंधात्मक होते हैं, ये क्या होते हैं? प्राधिकारियों के विश्वास से आसानी से प्रभावित होते हैं। जबकि हमारा एनालिटिकल क्या होते हैं? दूसरों के अभिमत से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। फिर बात करें संबंधात्मक में क्या होता है? कार्य के प्रति दृष्टिकोण कैसा होता है? उद्दीप्त नहीं करने वाले कार्यों से आसानी से हट जाते हैं। मतलब जिन कामों में मज़ा नहीं आता, उन कामों को करना जल्दी बंद कर देते हैं। जब एनालिटिकल क्या करते हैं?
हमारे उद्दीप्त न करने कार्य वाले कार्यों में भी लगे रहते हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक होते हैं, खोज करते रहते हैं। कई बार तो हज़ारों बार असफल होने के बाद भी वो खोज करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उद्दीप्त नहीं करने वाले कार्यों में भी वो लगे रहते हैं। फिर विद्यालय प्रवेश संबंध की बात करें, तो पारंपरिक विद्यालय शैली के साथ द्वंद महसूस करते हैं, जो हमारे पढ़ाते हैं डंडे मार-मार के याद करो, इस प्रकार की जो विद्यालय शैली है पारंपरिक, उनके साथ लड़ाई या उनको पसंद नहीं करते और अधिकांशतः विद्यालय प्रवेश से मेल करते हैं, मतलब आसानी से अनुकूलित होते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों को आसानी से याद कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, एंडरसन की 2 अधिगम की शैलियाँ थी, एक तो संबंधात्मक और एक विश्लेषणात्मक, दोनों के बारे में हमने अंतर देख लिया, रिलेशनल और एनालिटिकल। अब हम देखेंगे कोलबे की जो अधिगम शैलियों का तुलनात्मक विवरण। कोलबे की बात करें तो ये वर्गीकरण क्या है? महसूस करना, चिंतन करना, मतलब अनुभवात्मक अधिगम और दूसरा देखना या करना, परिवर्तन, इनके आयामों पे आधारित है। तो हम देखते हैं क्या-क्या है। तो इसको एक छोटा-सा ग्राफ बनाया है, ग्राफ से हम आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ हमें महसूस करना, दूसरी तरफ चिंतन करना, इधर करना और देखना। मतलब ये 4 तरह की हमारी जो इसके अंदर अधिगम की शैलियाँ हैं, डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग और एक्कोमोडेशन, डेटिंग। तो चारों प्रकार की शैलियों के बारे में देख लेते हैं। पहली होती है हमारी कौन-सी अधिगम की शैली आती है हमारी, कौन-सी? डाइवर्जिंग, जिसे अपसारी कहते हैं। आयाम क्या होते हैं? महसूस करना और देखना। डाइवर्जिंग में अपन देख सकते हैं, डाइवर्जिंग में क्या होता है? कहाँ गए डाइवर्जिंग? महसूस करना और देखना। ये दोनों क्या है? एक साथ आते हैं इसके डाइवर्जिंग के अंदर, महसूस करना और देखना। भाई इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? कल्पनाशील और भावनात्मक। क्या? कल्पनाशील और भावनात्मक इसकी विशेषताएँ होती है। सूचनाओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। ये क्या करते हैं? सूचनाएँ, जितनी भी सूचनाएँ सामने से आ रही है, उन सूचनाओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। नए विचार उत्पन्न करने में कुशल होते हैं। ये क्या होते हैं? नए विचार उत्पन्न करने में कुशल होते हैं। इनकी रुचि और प्राथमिकता की बात करें, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? समूह में काम करते हैं, दूसरों के विचारों को सुनते हैं और कला और मानविकी को पसंद करते हैं। दूसरा होता है एसिमिलेटिंग, मतलब आत्मसातकारी। बात करें तो इनका आयाम कैसे हैं? देखना और चिंतन करना। इनके आयाम कैसे हैं? देखना और चिंतन करना। बात करें इनकी विशेषताओं की, तो ये संक्षिप्त और तार्किक दृष्टिकोण पसंद करते हैं। विचारों और अवधारणाओं को व्यक्ति से अधिक महत्व देते हैं और सैद्धांतिक मॉडल बनाने में कुशल होते हैं। बात करें इनकी रुचि की, तो ये व्याख्यान, पठन, इनका रुचि होती है व्याख्यान, पठन, विज्ञान, अमूर्त गणित और तार्किक विश्लेषण। ये इनकी क्या होते हैं? रुचि या प्राथमिकता होती है। तीसरा होता है कन्वर्जिंग, जिसे अपसारी अभिसारी कहते हैं। कन्वर्जिंग का क्या कहते हैं? अभिसारी। तो ये कैसे होते हैं हमारे? चिंतन करना और करना। तो ये इनकी विशेषता होती है, समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूँढने में रुचि रखते हैं, निर्णय लेने और विचारों को लागू करने में कुशल होते हैं। बात करें इनकी रुचि की, तो इनकी रुचि किसमें है? तकनीकी कार्य और प्रयोग। क्या तकनीकी कार्य और प्रयोग में इनकी रुचि है या प्राथमिकता है? व्यावहारिक अनुप्रयोग, जो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, उनमें इनकी प्राथमिकता होती है और समस्याओं का समाधान करने की इनकी प्राथमिकता होती है। चौथा होता है एकोमोडेटिंग, मतलब समायोजितकारी। ये क्या करते हैं? आयाम की बात करें तो एक महसूस करना और करना, ये इनके आयाम है। थोड़ा-सा टेक्निकल है लेकिन आप समझ जाएँगे। बात करें इनकी मुख्य विशेषताओं की, तो तर्क से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने पे आधारित है। जोखिम लेने और नई चुनौतियों के प्रति आकर्षित होते हैं और करके सीखने में विश्वास रखते हैं। बात करें कि रुचि की या प्राथमिकता की, तो क्रिया आधारित कार्य करना पसंद करते हैं, दूसरों के विश्लेषण का उपयोग करते हैं और आम जनता में ज़्यादा प्रचलित होते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने क्या अधिगम की सभी शैलियों के बारे में देखा, उनकी विशेषताओं के बारे में देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।